तो मैं शुरू करता हूँ सैलरी हेड। आप इसके लिए रेफर क्या करेंगे बेटा, जो आपको क्लास की तरफ से बुक मिली हुई थी, बुक को रेफर करेंगे। मैंने जो आपको हैंड रिटन कराया था वो भी ठीक है, लेकिन आप बुक को रेफर करेंगे। बाद में आप भले ही रिवीजन हैंड रिटन से कर रहे हो, लेकिन अभी आप बुक को रेफर करेंगे। कौन सी बुक बेटा? जो क्लास से आपको डीटी की मिली हुई थी, ठीक है, उस बुक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलो, तो शुरू करते हैं हम रिवीजन को। तो हम रिवीजन को शुरू करते हैं बेटा। देखिए जरा ध्यान से। इनकम अंडर हेड सैलरी, ठीक है, इनकम अंडर हेड सैलरी। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन बेटा कौन सा है? सेक्शन नंबर 15 है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी हेड। और क्या लिखा हुआ है कि सैलरी हेड की इनकम टैक्सेबल होती है ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 की अगर हम बात करें और आपकी ड्यू डेट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च, मार्च की सैलरी ड्यू हो रही है सपोज करो 31 मार्च को, लेकिन आपको रिसीव हो रही है 5 अप्रैल को। अब अगर मार्च में ड्यू हो रही है तो मार्च फॉल होता है बेटा 22-23 प्रीवियस ईयर में, जबकि अप्रैल में जब मिल रही है वो फॉल होता है बेटा 23-24 में। तो कब टैक्सेबल हो जाएगी बेटा? 22-23 में टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी विल बी टैक्सेबल और एज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23। यानी किस बेसिस पर टैक्सेबल होगी बेटा? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, विच मीन्स दैट अगर कभी आपको अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल जाती है तो कमेंट करके बताओ बेटा कब टैक्सेबल होगी। अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल जाती है, अप्रैल 24 की सैलरी, अप्रैल 23 की सैलरी अगर आपको मार्च में मिल जाती है तो कब टैक्स लग जाएगा बेटा? कब मिल जाएगी बताओ जरा, कब मिल जाएगी बेटा? कब मिल जाएगी? तो मार्च में ही आपको टैक्स लग जाएगा अगर अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल जाती है, ठीक है। अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल जाती है। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इफ सैलरी फॉर अप्रैल इज रिसीव्ड इन मार्च। तो मार्च में ही क्या हो जाएगी बेटा? टैक्सेबल हो जाएगी। एक मुद्दा होता है कि कोई भी इनकम का सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए, एक बार वॉइस बता देना बेटा एकदम प्रॉपर आ रही है? अभी मेरे हिसाब से प्रॉपर आ रही होगी। प्लीज़ एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें, मैं थोड़ा सा उसमें डाइवर्ट हो रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मुझे बता दें वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है ताकि मैं पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा सकूँ बेटा। जल्दी से बता दें मुझे प्लीज़, जल्दी से बता दें बेटा प्लीज़। प्रॉपर है बेटा? ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, हम की फॉर इनकम टू बी टैक्स्ड अंडर हेड सैलरी देयर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट एमपीएमएलए को सैलरी दे रही है, सैलरी हेड में नहीं आता क्योंकि एमपीएमएलए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है तो भी सैलरी हेड में नहीं आता क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, ठीक है बेटा। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। एडवांस सैलरी, एडवांस सेकंड सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि अप्रैल मई जून का पैसा आपको पहले ही मिल गया। एडवांस सैलरी जब भी मिलती है टैक्सेबल हो जाती है ऑन ड्यू और रिसीट विचएवर अर्लियर के बेसिस पे। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है कि आज मुझे सैलरी दे दो लोन के रूप में और धीरे धीरे मेरे आ, एक आज मुझे लोन दे दो और धीरे धीरे मेरी सैलरी से कट कर लेना। तो अगर आप कभी लोन लेते हो जो धीरे धीरे सैलरी से कट होगा तो वो लोन ही है आपका, उस पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या डिफरेंस होता है बेटा? फॉर गोइंग ऑफ सैलरी मतलब आपने काम किया है लेकिन सैलरी नहीं ली। अगर आपने काम किया है सैलरी नहीं ली लेकिन ड्यू हो गई थी ना, तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को पैसे की नीड है, कई बार किसी भी सिचुएशन में गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है, कोई वॉर चल रहा है या कोई क्लेमिटी आई है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में सैलरी को सरेंडर कर देते हैं, उसको हम सरेंडर ऑफ सैलरी बोलते हैं। तो जितनी सैलरी आप गवर्नमेंट के अकाउंट में सरेंडर कर देते हैं उस पर आपको टैक्स नहीं पड़ता। फिर सवाल आता है बेटा ग्रेडेड पे या सैलरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक एक नंबर के एमसीक्यू में ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है बेटा। आप लिख लेंगे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रेडेड सैलरी का मतलब क्या होता है। ग्रेड सैलरी का मतलब ये होता है कि सैलरी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, इस ग्रेड पे ज्वाइन करता है, जैसे कि मिस्टर ए हैं हमारे, वो 1 जुलाई 2020 को क्या किया है, बेसिक सैलरी उनकी 30,000 पे ज्वाइन किया है उन्होंने। 30,000 डैश 2,000 डैश 34,000 डैश 3,000 डैश 40,000। इसका मतलब है कि उन्होंने 30,000 पर मंथ पे ज्वाइन किया है। आज से एग्जैक्टली एक साल बाद मतलब 1 जुलाई 2021 से उनकी सैलरी 32,000 पर मंथ हो जाएगी। 32,000 पर मंथ हो जाएगी। फिर 1 जुलाई 2022 में फिर से 2,000 से बढ़ के 34,000 पर मंथ हो जाएगी। तो जब भी ग्रेडेड पे होता है तो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, यानी कि 1 जुलाई 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया है तो जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक की सैलरी उनकी 30,000 पर मंथ रहेगी। अप्रैल, मई, जून की सैलरी भी 30,000 पर मंथ रहेगी। और फिर जुलाई, 1 जुलाई 2021 से उनकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी बेटा, 32,000 पर मंथ हो जाएगी। फिर 1 जुलाई 2022 से उनकी 34,000 पर मंथ हो जाएगी। फिर 1 जुलाई 2023 से उनकी सैलरी 34 के बाद 3,000 रुपये पर मंथ से बढ़ेगी, तो वो हो जाएगी 37,000 पर मंथ हो जाएगी। आया ना बेटा। जब हम सैलरी हेड पढ़ते हैं बेटा, तो सैलरी हेड में किस किस तरह की इनकम आती है, तो हमें सैलरी हेड में पढ़ना होता है कि भाई सैलरी हेड में बेसिक सैलरी आपको मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकते हैं, कमीशन मिल सकते हैं, अदर अमाउंट मिल सकते हैं। बोनस मिलता है तो भी टैक्स लगता है बेटा, इंसेंटिव मिलते हैं तो भी टैक्स लगता है, एडवांस अगर आपको ओवर टाइम सैलरी मिल रही है तो भी टैक्स लगता है, किसी भी तरह से आपको सैलरी मिलती है टैक्स लगता है। दूसरा, सैलरी के अलावा आपको मिल सकता है बेटा अलाउंस, आपको मिल सकते हैं परक्यूसिट, आपको मिल सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है। अलाउंसेस क्या होते हैं, जनरली जो मॉनेटरी फॉर्म में मिलता है उसको हम अलाउंसेस बोलते हैं। जनरली जो मॉनेटरी फॉर्म में होता है बेटा उसको हम अलाउंसेस बोलते हैं, और जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है उसको हम परक्यूसिट बोलते हैं। ठीक है। अलाउंस और परक्यूसिट में जो बेसिक डिफरेंस है कि जो जनरली मॉनेटरी फॉर्म में होता है दैट इज अलाउंस, और जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है इट इज परक्यूसिट। तो हम समझेंगे अलाउंस की टैक्सेबिलिटी बेटा, हम समझेंगे परक्यूसिट की टैक्सेबिलिटी, हम समझेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट जब आप रिटायर्ड होते हो तो जो पैसा मिलता है आपको, ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मिलता है, लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। इन टैक्सेबिलिटी के बारे में भी हमें बात करनी है। हम क्या करते हैं बेटा, जो हमें सैलरी मिली है वो उसमें से अलाउंस का जो टैक्सेबल पार्ट है उसको जोड़ते हैं, परक्यूसिट का जो टैक्सेबल पार्ट है उसको जोड़ते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट का जो टैक्सेबल पार्ट है उसको जोड़ते हैं, और जोड़ के जो आता है उसको हम बेटा ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। किस किस को जोड़ा हमने, बताओ जरा। हमने जोड़ा कि जो भी सैलरी अलाउंस, सैलरी में सैलरी बोनस इंसेंटिव मिला है वो, फिर हमने अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट, परक्यूसिट का टैक्सेबल पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट का टैक्सेबल पार्ट को हमने जोड़ा, और उन सब के टोटल को हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से कुछ हम माइनस कर देते हैं डिडक्शंस, और फिर आ जाती है हमारी इनकम अंडर हेड सैलरी। डिडक्शन में 3 डिडक्शन है बेटा। कौन कौन सी डिडक्शन है, पहला है 16(1)(a), सेक्शन 16 है जो डिडक्शन की बात करता है, सैलरी हेड 15 से लेकर 17 तक जाता है बेटा। 16(1) बात करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें से आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड ग्रॉस सैलरी में से 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। ये न्यू स्कीम में भी मिलेगा और ये ओल्ड स्कीम में भी मिलेगा, मतलब ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी है और ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी है। दूसरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन बेटा, बताएं जरा किसको मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और वो भी केवल और केवल कौन से रिजीम में, बताओ जरा कौन से रिजीम में मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कौन सी रिजीम में मिलता है। और तीसरा है बेटा 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोफेशनल टैक्स जितना भी चुकाओगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, कौन से रिजीम में। तो जो नीचे के 2 पॉइंट है बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, इनकी डिडक्शन केवल और केवल किस रिजीम में मिलती है बेटा, न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकी डिडक्शन नहीं मिलती है। जबकि सैलरी का जो डिडक्शन है, सैलरी का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है बेटा, वो न्यू एंड ओल्ड दोनों में मिल जाता है। लेकिन अगर हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें बेटा, हम प्रोफेशनल टैक्स की बात करें, तो ये केवल ओनली 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 ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है बेटा, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन। ओल्ड को हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, न्यू को हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC। सही है बेटा। प्रोफेशनल टैक्स में जितना भी टैक्स आप पे करोगे वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है। जो एम्प्लॉय पे करेगा उस डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे सीधा। और अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है, बताना जरा। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते, अदना सा प्राणी क्या कर सकते, क्या करोगे भाई, मतलब अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने चुकाया है क्या करेंगे आप, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। तो हम, चूंकि दिस इज प्रोफेशनल टैक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, एंड एनी अमाउंट विच इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय if it is met by employer, any amount paid by employer to employee or on behalf of employee will be included in the income of employee। तो अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने चुकाया है तो पहले हम एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ देंगे, बाद में डिडक्शन देंगे। और अगर एम्प्लॉय ने चुकाया है तो सीधा क्या कर देंगे, हम
माइनस कर देंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जो हम कंपटीशन ऑफ सैलरी इनकम अंडर हेड सैलरी करते हैं बेटा, तो बेसिक सैलरी आ जाती है, हमारे बोनस आ जाता है, हमारा कमीशन आ जाता है। देखो कमीशन जब टैक्स में जोड़ा जाता है तो आपकी कमीशन फिक्स्ड कमीशन भी हो सकती है तो भी टैक्स लगेगा, वो एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर भी हो सकती है तो भी टैक्स तो लगेगा। लेकिन हाँ, जब हम ग्रेचुटी का हिसाब लगाते हैं, जब हम रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का हिसाब लगाते हैं, जब हम एचआरए का हिसाब लगाते हैं, तो अलग अलग जगह पर प्रोविडेंट फंड का हिसाब लगाते हैं, अलग अलग जगह पर सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। कई बार हम कमीशन, फिक्स्ड कमीशन भी ले लेते हैं सैलरी में, और कई बार हम क्या करते हैं, केवल कमीशन जो कि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय है वही लेते हैं। लेकिन अगर हम टैक्स लगाने की बात करें तो चाहे फिक्स्ड सैलरी हो, चाहे एज अ परसेंटेज ऑफ कमीशन अचीव्ड, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय वाली कमीशन हो, दोनों पर टैक्स तो दोनों पर लगेगा, टैक्स तो दोनों पर लगेगा, लेकिन वो किस पर्पज से सैलरी का पार्ट बनेगी नहीं बनेगी वो एक डिफरेंट मुद्दा हो जाता है बेटा। इंसेंटिव जोड़ दो, एडवांस सैलरी है, अरियर्स ऑफ सैलरी आपको मिली है वो भी जोड़ दो, फिर अलाउंसेस है उसका टैक्सुअल पार्ट जोड़ दो, परक्विजिट का टैक्सुअल पार्ट जोड़ दो, रिटायरमेंट बेनिफिट का टैक्सुअल पार्ट जोड़ दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। और उसमें अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन आपको अलाउ कर देनी है, 3 डिडक्शन मिलती है। फिर से सुन लें, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजीम में मिलती है, बाकी 2 डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है बेटा, आया ना। अब हम बात करते हैं अलाउंस में। अलाउंस 3 कैटेगरी के बेटा, एक तो फुली एग्जम्प्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को मिलता है, या अलाउंस बाय गवर्नमेंट टू इंडियन एम्बेसी। हमने पढ़ा है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रेसिडेंस स्टेटस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सैलरी पेड और पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो जो फॉरेन में इंडियन सिटीजन काम करते हैं एम्बेसी के रूप में, उनको जो तनख्वाह जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो तनख्वाह इंडिया में एक्रू अराइज माने, उस पर टैक्स भी लगता है। लेकिन जो अलाउंस और परक्विजिट्स दिए जाते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एग्जम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10(7). फिर हम बात करते हैं बेटा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। जो अलाउंस आप एग्जम्प्ट पढ़ रहे हैं या पार्टी टैक्सेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी बच्चे, ऐसा कोई भी अलाउंस जिसका आपने कभी नाम ना सुना हो, बताओ वो एग्जम्प्ट होगा कि टैक्सेबल, कमेंट करें एग्जम्प्ट ई और टी। ऐसा अलाउंस जिसका आपने नाम ना सुना हो, पहली बार नाम सुन रहे हो, वो ई एग्जम्प्ट होगा या टैक्सेबल टी, ई और टी, कमेंट करें बेटा, कमेंट करें एग्जम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, एग्जाम या टैक्सेबल। ऐसा कोई भी अलाउंस आपको पेपर में एग्जाम में दिख जाता है, ऐसा कोई भी अलाउंस आपको पेपर या एग्जाम में दिख जाता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अलाउंस को नाम बदल बदल के दिया जाता है। तो हम देखें बेटा कौन से अलाउंसेस क्या है, एग्जाम है हमने बात की, कौन से अलाउंस पार्टली टैक्सेबल है। दो तरह के अलाउंसेस बेटा, 10(14)(1) एंड 10(14)(2), 10(14)(1), 10(14)(2। 10(14)(1) में जो अलाउंसेस है बेटा, वो ऑफिस पर्पज से मिलते हैं, ठीक है, वो किस पर्पज से मिलते हैं बेटा, ऑफिस पर्पज से मिलते हैं। और 10(14)(2) में जो अलाउंसेस है बेटा, वो पर्सनल पर्पज से मिलते हैं, ऑफिस पर्पज से और पर्सनल पर्पज से। हाँ हाँ, टी टी टी, अरे क्या गाड़ी चला रहे हो क्या, टी 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 टी, समझ गया मैं, टी, अलाउंस फॉर ऑफिस पर्पज। यहाँ पर कितने अलाउंस कवर है बेटा, 6 अलाउंस कवर हैं, जिनमें से 3 न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम में पार्टली एग्जम्प्ट हैं। बचे हुए 3 केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट हैं, और अगर न्यू रिजीम में वो अलाउंस मिलते हैं तो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे, फुली टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये 6 अलाउंस है बेटा जो ऑफिस पर्पज से मिलते हैं, अभी हम पहले इसको ओल्ड रिजीम के हिसाब से पढ़ लें, अगर हम इसको पहले ओल्ड रिजीम के हिसाब से पढ़ लें, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से 6 अलाउंस है बेटा आपको याद है क्या। तो ये 6 अलाउंस है बेटा, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, और बताएं बेटा कौन कौन से अलाउंसेस हैं, कौन कौन से 6 अलाउंसेस हैं बेटा, ट्रैवलिंग अलाउंस,
हेल्पर अलाउंस, HRA की हम अलग से बात करते हैं। देखें बेटा, ये कौन कौन से हैं देखें। रिसर्च अलाउंस, पार्टी टेक्सुअल अलाउंस में पहले मैं आपको बता दूं कि सॉरी मैंने डेली अलाउंस बोल दिया था। पार्टली टेक्सुअल अलाउंस में डेली अलाउंस का अलग अलग डिस्कशन है, मैं उसको अलग से करता हूँ, गलती से बोलते हैं। एक्चुअल अलाउंस आपको जो भी मिले उसमें से जितना आप खर्च कर दोगे उतना एग्जाम्प्ट है, जितना बचा लोगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आता है, रिसर्च अलाउंस। तो सपोज करो आपको रिसर्च के लिए 50,000 रुपए मिले, आपने 40,000 खर्च कर दिए, कितना टैक्स हो जाएगा बेटा, 10,000 टैक्स हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस मिलता है आपको ऑफिस की काम की हेल्प के लिए। और सर्वेंट अलाउंस भी तो होता है सर, सर्वेंट अलाउंस मिलता है घर के काम के लिए। सर्वेंट अलाउंस में जितना पैसा मिलता है पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस में क्या होगा बेटा, हेल्पर अलाउंस में क्या होगा, हेल्पर अलाउंस में क्या होगा, अभी हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, पहले 6 पॉइंट, फिर मैं बताता हूँ ओल्ड और न्यू का बाइफरकेशन का। हेल्पर अलाउंस ऑफिस पर्पस की हेल्प के लिए मिलता है। तो सपोज करो आपको 60,000 रुपये मिल रहे हैं हेल्पर अलाउंस के लिए, लेकिन आपने हेल्पर जो लगाया है वो केवल 20,000 रुपये का आपका खर्चा हो रहा है। आप कितना रुपए बचा रहे हैं, 40,000 जो आप बचा रहे हैं वो आपके हाथों में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है बेटा, यूनिफॉर्म परचेज और उसको मेंटेन करने के लिए। कन्वेंस अलाउंस मिलता है बेटा। कन्वेंस अलाउंस क्यों मिलता है समझना, आप अपने ऑफिस से क्लाइंट प्लेस पर जाना और क्लाइंट प्लेस से ऑफिस वापस लौट के आना। जैसे हम जब ऑडिट पर जाते हैं तो हम अपने ऑफिस से क्लाइंट प्लेस पर जाते हैं, क्लाइंट प्लेस से वापस से ऑफिस पे आते हैं, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा ये कन्वेंस अलाउंस कहलाएगा बेटा। ठीक है, सपोज करो आप किसी पार्टनरशिप फर्म में जॉब करते हैं और आपको ऑफिस से क्लाइंट प्लेस पर जाने के लिए, क्लाइंट प्लेस से ऑफिस आने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसको हम कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने का जो अलाउंस मिलता है उसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। और जो ऑफिस से क्लाइंट प्लेस और क्लाइंट प्लेस से ऑफिस आने का जो अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। तो फिर ट्रेवलिंग अलाउंस किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस। हमें लगा था कि ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस है जब आप किसी टूर पर जाते हैं, किसी बिजनेस टूर पर जाते हैं, विजिट पर जाते हैं, तो वहाँ जाने का और वहाँ से लौटने का जो, आप सपोज करें आप इंदौर से मुंबई ऑडिट पे जा रहे हैं, इंदौर से आप सिंगापुर ऑडिट पे जा रहे हैं, तो वहाँ जाने का वहाँ से लौटने का जो अमाउंट आपको दिया जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। इनमें क्या होगा, कन्वेंस अलाउंस हो या ट्रेवलिंग अलाउंस हो, प्लस डेली अलाउंस क्या होता है, सॉरी, डेली अलाउंस क्या होता है बेटा, जब आप किसी टूर या ट्रेवल पर जाते हैं, बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं और आपका आने जाने का जो अमाउंट मिलता है उसको ट्रेवलिंग अलाउंस, और वहाँ पर रहने और खाने का जो अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेली अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप किसी बिजनेस के काम से जा रहे हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको, वहाँ रहने और खाने का पैसा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेली अलाउंसेस बोलते हैं। ऑफिस से ड्यूटी से ऑफिस आने के लिए जो अमाउंट मिलता है उसको हम कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। यूनिफॉर्म खरीदने और मेंटेन करने के लिए मिलता है उसको हम यूनिफॉर्म अलाउंस बोलते हैं। हेल्पर अलाउंस और रिसर्च अलाउंस, इनमें जितना भी आप क्या कर लेंगे, जितना भी आप खर्च कर देंगे, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो सेव कर लोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब हम बात समझते हैं कि इनमें से कौन सा ओल्ड रिजीम में और कौन सा न्यू रिजीम में आता है बेटा, कौन सा ओल्ड रिजीम में आता है और कौन सा न्यू रिजीम में आता है। ठीक है, ये मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर लिखा हुआ है, बता बेटा कौन से हैं जो केबल, और कौन से तीन है बेटा जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल में एग्जाम्प्ट होंगे, कौन से तीन है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जाम्प्ट होंगे, कौन से तीन है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जाम्प्ट होंगे। पता है कन्फ्यूजन कहाँ होगी, यहीं पर। हमें बात तो समझ में आ गई है, लेकिन न्यू और ओल्ड को हमें कंपेयर भी करना। कौन से तीन हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बता बेटा कौन से तीन हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो जो लास्ट के तीन है बेटा, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। क्योंकि कन्वेंस ऑफिस के काम का है, ट्रेवलिंग ऑफिस के काम का है, डेली। ये आपका ओल्ड एंड न्यू दोनों में क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। लेकिन ऊपर के जो तीन है, रिसर्च, हेल्पर और यूनिफॉर्म,
ये किस में आएंगे? ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 40, जैसे 50,000 रुपये का आपको अलाउंस मिला, 40,000 आपने खर्च कर लिया, तो 40,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड में इसमें कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा? 50 में से आपका 40 आपका खर्च है, 10,000 टैक्सेबल होगा। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पशन मिलती है, 50,000 मिला तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 50,000। आया ना? आया ना? आया ना? क्या हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? ये हमने अलाउंसेस डिस्कस किए, कौन से? पार्टली टैक्सेबल, कौन से? ऑफिस पर्पज़ वाले। अब हम बात करते हैं बेटा पार्टली टैक्सेबल कौन से वाले? पर्सनल पर्पज़ वाले। पर्सनल पर्पज़ वाले में पार्टली टैक्सेबल कौन कौन से होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। पर्सनल पर्पज़ में जो एग्जाम्पशन दी गई है कि अगर आपको पर्सनल पर्पज़ के लिए अलाउंस मिल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा और उसके ऊपर का अलाउंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से फर्क नहीं पड़ता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या हो जाएगा? आपका अलाउंस एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से अलाउंस है? एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है बेटा? 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना? 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस कितना बेटा? 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना? 2 चाइल्ड के लिए। ट्राइबल एरिया अलाउंस में कितना बेटा? 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये पर मंथ आपको क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस में थोड़ा सा लिमिट बढ़ा दी गई, कितनी कर दी गई? 800 रुपये पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, जो लोग माइंस वगैरह में काम करते हैं उनको अंडरग्राउंड अलाउंस है बेटा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, नॉर्मली किसी को एग्जाम नहीं होता, लेकिन जो दिव्यांग हैं, ठीक है, यानी कि जो ब्लाइंड हैं, डम हैं, डीफ हैं, ठीक है, या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, उनके केस में एग्जाम्पशन है। किस केस में? ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में। कितना एग्जाम्पशन है? आप मुझे कमेंट करके बता दें बेटा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। इसके बाद आती है बेटा अलाउंस इन टू पर्सन वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, कंडक्टर हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, एयरक्राफ्ट वगैरह में, के केस में क्या होगा? के केस में सबसे पहले चेक करो क्या इन्हें डेली अलाउंस मिलता है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम करते हैं, अगर उनको डेली अलाउंस मिलता है, क्योंकि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो ट्रैवलिंग तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ही है, तो उसी में है, लेकिन उनका रुकने का, खाने का, को डेली अलाउंस मिलता है। अगर उनको डेली अलाउंस मिलता होगा तो फिर डेली अलाउंस ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उनको ही सी ऑल्सो रिसीव डेली अलाउंस, तो क्या होगा? डेली अलाउंस विल बी एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट यूटिलाइज और स्पेंट। अगर डेली अलाउंस नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? 70% ऑफ एक्चुअल अलाउंस, जो भी उनको अलाउंस दिया गया है उसका 70%, और मैक्सिमम 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे सवाल का जवाब देना, अगर 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 जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं बेटा, एक ड्राइवर है, उसको अगर डेली अलाउंस मिलता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने का के नाम से भी अलाउंस मिलता है, तो कौन सा एग्जाम्प्ट होगा? तो अगर उसको डेली अलाउंस मिलता है तो डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा। कितना एग्जाम्प्ट होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसको डेली अलाउंस नहीं मिलता है तो फिर कितना एग्जाम्प्ट होगा? 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। ये दोनों में से जो भी क्या होगा बेटा? कम होगा, वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो अगर डेली अलाउंस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने का अलाउंस दोनों मिलता है तो डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा। लिमिट नहीं चेक करनी है, डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन। अगर नहीं मिलता है डेली अलाउंस तो फिर क्या एग्जाम्प्ट होगा बेटा? 70% ऑफ दी एक्चुअल अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट होगा बेटा। अब बात आती है कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। इनको आपको याद करना हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप। कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस में ₹2,600 पर मंथ है। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया में ₹1,000 पर मंथ है। काउंटर इंसर्जेंसी में ₹3,900 पर मंथ है। ठीक है, ₹3,900 पर मंथ है। हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस, जब आप ऊंचाइयों में, पहाड़ों पर, ठीक है, काम करते हैं, तो अगर आप 9,000 से 15,000 फीट ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो आपका 1060 पर मंथ तक का अलाउंस एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, और अगर आप 15,000 फीट से भी ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका 1600, ठीक है, 1600 क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस वो एरियाज होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बेटा, तो इसके केस में ₹4,200 पर मंथ तक का आपको हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस में ₹4,200 पर मंथ तक का आपको अलाउंस का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार में ड्यूटी अगर आपकी लगती है तो ऐसे केस में 3,250
3250 पर मंथ तक आपको क्या हो जाती है बेटा, एग्जामेशन मिल जाती है। हिली एरिया अलाउंस फॉर सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन एरिया में, ठीक है, जब आप की ड्यूटी लगती है, ऐसे केस में आपको हाईएस्ट एग्जामेशन है बेटा कितनी, 7,000 रुपये पर मंथ तक एग्जाम हो जाते हैं। इनके अलावा कोई भी अलाउंस है आपको, इसके अलावा एचआरए पर भी हम बात करेंगे, उस एचआरए को और छोड़ दें हम, इसके अलावा कोई भी अलाउंस मिलता है किसी भी नाम से वो टैक्सफुल होगा, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देंगे बेटा, ठीक है। चलो बताओ, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? आपको केवल अमाउंट कमेंट करना है, मैं समझ जाऊंगा एग्जाम्प्ट है, ठीक है। हाईली एक्टिव रहना है आपको कमेंट करते समय। अब बताओ, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस में कितना एग्जाम्प्ट होता है? हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस में कितना एग्जाम्प्ट होता है बताए। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? तीसरा कमेंट करें आप कि अंडरग्राउंड अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? अंडरग्राउंड अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? अंडरग्राउंड अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? चौथा कमेंट आप करेंगे, मैं देखते जा रहा हूँ आपका कमेंट का सीक्वेंस, ठीक है। चौथा कमेंट आप करेंगे कि आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, जब अंडमान एंड निकोबार में ड्यूटी लगाई जाती है तो कितना अलाउंस क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है? बताओ जरा बेटा, कितना अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है? कितना अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है? तो आपने बोला कि हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में 4,200 रुपये, ठीक है। फिर काउंटर इंसर्जेंसी में 3,900 रुपये, अंडरग्राउंड में 800 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है। और फिर जो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा है, पता नहीं क्या पूछा, मैं भूल गया हूँ, जल्दी से याद दिला दो मुझे, मैंने क्या पूछा है आपसे, मैं आंसर देख के बता दूँ। ओह, मैं मुझे याद आ गया बेटा, मैंने पूछा था कि आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, यानी कि अंडमान निकोबार में जब आपकी ड्यूटी लगती है तो कितना अलाउंस आपका एग्जाम्प्ट होता है? तो ये होता है 3250। वेरी गुड। अब देखना कौन मेरे सवाल का जवाब दे पा रहा है। अगर 9,000 फीट से लेके 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर आपकी ड्यूटी होती है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपकी ड्यूटी होती है, तो 9,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई में आपकी ड्यूटी होती है तो कितना अमाउंट पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है? और अगर 15,000 से ऊपर होती है तो कितना एग्जाम्प्ट होता है? देखना बेटा, गलत कमेंट नहीं करना, भले ही देख के कमेंट करना पड़े, है ना। जिस बच्चे ने भी आंसर देख के कमेंट करा, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि उसका कल का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है, कल के दिन से रंग हटा दे। तो 1060 और 1600, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। और सियाचिन एरिया में कितना, 7,000 रुपये पर मंथ तक आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब बात हम करते हैं बेटा एचआरए। तो एचआरए का जो अलाउंस है वो सेक्शन 1013A में एग्जाम्प्ट होता है, 1013A में एग्जाम्प्ट होता है। बताओ जरा, एचआरए की एग्जाम्पशन बोथ टैक्स रिजीम में मिलती है या न्यू में मिलती है या ओल्ड में मिलती है? किस में मिलती है? दो तीन ऑप्शन मैंने दिए आपको, ठीक है। बोथ, ऑप्शन ए, बी न्यू, सी ओल्ड। बताओ बेटा, बताओ किस में मिलती है? ए बी सी में से आप कमेंट करना है आपको, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हो सकता था, ए बी सी कोई बात नहीं, ए बी सी कर लेते हैं बेटा। तो बोथ न्यू और ओल्ड, बताओ बेटा, बोथ न्यू और ओल्ड, ए बी सी किस में मिलती है आपको? एचआरए की छूट किस टैक्स रिजीम में मिलती है? किस टैक्स रिजीम में मिलती है बेटा एचआरए की छूट? बोथ में, ओल्ड में या न्यू में? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ बेटा। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि न्यू में तो कोई स्कोप है ही नहीं, तो ये आंसर तो कभी नहीं आएगा। अब बोथ या ओल्ड का आंसर बचा हुआ है, ठीक है। बोथ या ओल्ड का आंसर बचा हुआ है, बोथ या ओल्ड का आंसर बचा हुआ है। एचआरए की छूट केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है बेटा, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, बोथ टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। ये केवल किस में मिलती है बेटा? ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, बोथ में नहीं मिलती। ये केवल कहाँ मिलेगी बेटा? किसमें मिलेगी? केवल और केवल ओल्ड में, ठीक है। इन बातों को हाईलाइट करके लिखते जाना आप, तो यहाँ लिख लें बेटा, यहाँ लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड टैक्स रिजीम। अब मुझे बताएं, एचआरए आपको जितना मिलता है उसमें से जो एग्जाम्प्ट हो जाता है, बचा हुआ आपके हाथों में टैक्सफुल हो जाता है, ठीक है। तो एचआरए की एग्जाम्पशन कितने मुद्दों पर डिपेंड करती है, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बेटा? तो एचआरए का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, कितना एक्चुअल एचआरए, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा 40% और 50% ऑफ सैलरी। एक बार वापस से बोले बेटा, कम ऑन वन मोर टाइम। क्या? एक्चुअल एचआरए, दूसरा
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी। मेट्रो में 50, नॉन मेट्रो में 40 बेटा। एक बार जरा कमेंट करके तो बताओ, यहाँ पर देखना मत, कसम है आपको, सैलरी का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, सैलरी का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। तो यही तो सैलरी है जिसको हम बोलते रहते हैं एचआरए वाली सैलरी, एचआरए वाली सैलरी, एचआरए वाली सैलरी। अगर हम यही भूल गए तो फिर क्या ही बोलेंगे हम जिंदगी में आगे। ये कौन सा है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एनी, या कौन सा प्लस कमीशन, कौन सी बेटा जल्दी से बताओ। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन में गिवन ना हो आप जम्पशन ले सकते हैं, कोई भी जम्पशन ले सकते हैं। तीसरा कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। राइट बेटा, ये हमारी सैलरी का पार्ट बनेगा। तो फिर से बोलो एक बार फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला फिर से बोलो बेटा, एचआरए के एग्जामिनेशन का फॉर्मूला फिर से बोलो। तो एक्चुअल एचआरए पहला पॉइंट, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा 40% और 50% ऑफ सैलरी। सर इंदौर में मेट्रो लाइन बच गई तो क्या इंदौर भी मेट्रो सिटी में आएगा? नहीं आएगा मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में केवल 4 सिटीज आएंगी, 4 को ही आप मेट्रो मानेंगे। कौन सी 4 आएंगी बेटा बताओ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। वापस बोलो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन 4 को ही हम मेट्रो सिटी मानते हैं। अब आगे की बात हमें समझनी है कि जब हम एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं तो एचआरए की कैलकुलेशन 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो एक्चुअल एचआरए, दूसरा रेंट पेड, तीसरा सैलरी और चौथा सिटी। एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, क्योंकि एग्जामिशन कभी भी एक्चुअल से ऊपर नहीं जाएगी। रेंट पेड कितना है, सैलरी कितनी है, सैलरी में 3 बातें, ठीक है, बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज कमीशन, और सिटी कौन सी है, 4 बातों पर डिपेंड करती है। तो अगर एम्प्लॉय का ड्यूरिंग द ईयर इनमें से कुछ भी चेंज ना हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। लेकिन इन 4 में से कोई भी चेंज हो जाए, मान लो अप्रैल मई जून में सब ठीक था, 1 जुलाई से उसका ट्रांसफर इंदौर से दिल्ली हो गया, तो वो नॉन मेट्रो सिटी से मेट्रो में चला गया है। तो जहां पर 40% ऑफ सैलरी की लिमिट मिलती थी, अब कितना मिलेगी, 50% लिमिट मिल जाएगी। सपोज करो जुलाई में और कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, रेंट भी सेम है सपोज करो, अगस्त में भी कोई चेंजेस नहीं आए, तो आप अप्रैल में जून का हिसाब एक साथ कर सकते हैं, जुलाई और अगस्त का हिसाब एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर सितंबर में चेंज आ गए, मान लो उसकी सैलरी बढ़ गई है, ठीक है, तो सितंबर का हिसाब अलग होगा। मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सैलरी बढ़ी चल रही है, फिर उनका जनवरी से एचआरए बढ़ गया है, तो अगर एचआरए बढ़ गया है तो आपको जनवरी से अलग से हिसाब करना पड़ेगा। यानी जितने भी बार इन 4 पॉइंट में से किसी में भी चेंज आएगा, उतने उतने टुकड़े का आपको हिसाब अलग अलग करना पड़ जाएगा। आया ना बेटा, उतने उतने टुकड़े का हिसाब आपको अलग अलग करना पड़ जाएगा। राइट, चलो, तो यहाँ पर देखना बेटा कि exemption of HRA depends on the following factors: actual HRA, rent paid, salary and place of employment. Now if there is any change in any of the above element, HRA exemption will be कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है बेटा, आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आज आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आज आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। मैं उस क्वेश्चन को नहीं करूँगा, मुझे जो क्वेश्चन कराने हैं वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। शांतनु में इस बात का बेहद ध्यान रखूंगा, तो मुझे अपनी ज़िंदगी और करियर दोनों बहुत प्यारे हैं। वो कह रहा है आप कभी भी प्रफुल्ल बिल्लोरे से मत, मैं उसका वीडियो भी नहीं देखता बेटा, वो शुरुआत से ही मुझे एटीट्यूड वाला लग रहा था। सुनो बेटा, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो भी अलाउंसेस मिले, जो भी अलाउंसेस मिले, डीएनएस अलाउंस हो, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस हो, टिफिन अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस, ध्यान से रखना बेटा, मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट हो जाती है अगर आपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, प्रिस्क्राइब डिसीज का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब हॉस्पिटल में कराया, ठीक है, आप फॉरेन कंट्री में जाके आरबीआई की लिमिट तक ट्रीटमेंट कराया, मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट है। लेकिन मेडिकल अलाउंस पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है, पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। ऐसे ही अगर आप मैच फैसिलिटी लेते हैं तो 50 रुपए तक का खर्च अगर आपके खाने पर आता है तो वो एग्जाम्प्ट है, 50 से ऊपर आता है तो टैक्सेबल होता है, जिसमें हम 2 व्यू लेते हैं कि केवल एक्सेस पार्ट को टैक्सेबल कर दें या पूरा टैक्सेबल कर दें, ये हम डबल व्यू लेते हैं। तो अगर आपको मैच फैसिलिटी मिलती है तो इट इज परक्विजिट,
और वो आपको 50 रुपए पर मील तक एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन अगर आपको क्या मिल रहा है बेटा, टिफिन अलाउंस मिल रहा है, तो इट इज फुली टैक्सेबल। अगर आपको टेलीफोन की फैसिलिटी मिल रही है, आपके घर पर एम्प्लॉयर ने टेलीफोन लगाया हुआ है, टेलीफोन की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, और उसका बिल एम्प्लॉयर चुकाता है, तो इट इज फुली एग्जम्प्ट। लेकिन अगर आपको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, तो इट इज फुली टैक्सेबल। अलाउंस और परक्यूसिट में कुछ डिफरेंसेस जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपको टिफिन अलाउंस मिल रहा है, फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, फुली टैक्सेबल। आपको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, इट इज फुली टैक्सेबल। कंपेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, आपको भद्दे उल्टे नामों से जो भी अलाउंस मिल रहा है, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, वो एग्जाम्प्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब आपको यही चीजें सुविधा के रूप में मिलती हैं, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जम्प्ट, लैपटॉप कंप्यूटर की फैसिलिटी एग्जम्प्ट, यूज करने के लिए मिला है। मेडिकल फैसिलिटी एक हद तक एग्जम्प्ट, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या प्रिस्क्राइब डिसीज के लिए प्रिस्क्राइब हॉस्पिटल हो, या फिर आप फॉरेन कंट्री में आरबीआई की लिमिट तक एक्सपेंडिचर करके आते हैं, एग्जाम्प्ट है बेटा। ठीक है, एम्प्लॉय की फैमिली मेम्बर्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा। और टिफिन फैसिलिटी है जो 50 रुपये तक एग्जाम्प्ट हो जाती है। आया ना, ये हमने बेटा पढ़ा किसके बारे में, अलाउंसेस के बारे में। अलाउंसेस के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपके मॉड्यूल का, स्टडी मटेरियल का है बेटा, ये जो आपको जरूर ही कर लेना है, कोई एक्सक्यूज मत बताना। अब बात करें हम टैक्सेबिलिटी एंड एग्जाम्पशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी और एग्जाम्पशन पे हम जब बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेंशन। पेंशन अगर मंथली है, तो वो सैलरी जैसी तो हो गई। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता? सर सैलरी पर तो लगता है। हाँ, तो पेंशन भी तो सैलरी जैसी ही होगी। तो रिटायर्ड भी होगा, वो काम भी नहीं करना और पैसे भी मिल रहे हैं, सच में क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो मंथली पेंशन है, जो मंथली पेंशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हो, फुली टैक्सेबल होती है। जब आप डिडक्शन चैप्टर पढ़ते हो एनपीएस, हम एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हमें 80 CC D में डिडक्शन। तो आज हम एनपीएस में पैसा जमा करा रहे हैं, हमें 80 CC D 1 1 B या 2 में डिडक्शन मिलती है। बाद में हमें पेंशन मिलना शुरू होगी, तो जब वो एनपीएस वाली पेंशन मिलना शुरू होगी ना बेटा, तब वो भी मंथली पेंशन मिलती है, तो टैक्सेबल होती है। और अगर लमसम मिल जाए तो 40% टैक्सेबल, 60% एग्जम्प्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी बेटा क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको पेंशन मिल रही, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुली टैक्सेबल हो जाएगी बेटा पेंशन। लेकिन अगर आपने पेंशन लमसम ली, एक साथ पेंशन ली, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के दामाद हैं, ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम देखते हैं कि क्या उनको ग्रेचुटी भी मिल रही है और ग्रेचुटी नहीं मिल। अगर उनको ग्रेचुटी भी मिल रही है, अगर उनको ग्रेचुटी भी मिल रही है, अगर उनको ग्रेचुटी भी मिल रही है, तो चूंकि ग्रेचुटी के बेनिफिट देने हैं, तो हम पेंशन एग्जाम्प्ट करेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम करेंगे। तो थोड़ा सा कम करेंगे तो कमेंट करके बताओ मुझे कितनी पेंशन एग्जाम्प्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर उसको ग्रेचुटी मिलेगी, जल्दी से कमेंट करें बेटा, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। बताओ बताओ। अंकुर ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख हूँ, ओके अंकुर। अगर तू अंकुर लिखता तो भी हम समझ जाते कि तू ही अंकुर होगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। किसका 1/3? 1/3 ऑफ जो भी आपको लमसम अमाउंट मिला है। अगर मान लो आपको मिला है 6 लाख रुपए और वो 60% के बराबर है, तो 6 लाख डिवाइड बाई 60%, यानी कि अगर पूरा मिलता है तो 10 लाख रुपए मिलता है। 10 लाख का कितना, 1/3 आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, यही लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना बेटा, आपको एक्चुअल जो कॉम्पिटेड पेंशन मिली है वो, और 1/3 ऑफ कॉम्पिटेड पेंशन डिवाइड बाय कॉम्पिटिशन परसेंटेज इनटू 100, ये आपको जो भी लोअर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए बेटा 1/3। सही है बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके मॉड्यूल में ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, वो आप कर सकते हैं। अगला डिस्कशन आता है बेटा हमारा इस पर, ग्रेचुटी पर। ग्रेचुटी का सेक्शन 10 है। ठीक है, तो ग्रेचुटी में भी क्या लिखा हुआ है देखना। ग्रेचुटी अगर रिटायरमेंट के समय मिल रही है, ठीक है, ग्रेचुटी कब मिल रही है बेटा, रिटायरमेंट के समय मिल रही है, तो एग्जाम्पशन जैसी बातें शुरू होंगी। लेकिन अगर ग्रेचुटी आपने एक जॉब किया, जॉब छोड़ा, या जॉब करते समय आप, ग्रेचुटी मिलती है 5 साल के जॉब करने के बाद। आप जॉब करते जा रहे हैं लेकिन आपने ग्रेचुटी का पैसा रिसीव कर लिया है। अगर आपने ग्रेचुटी का पैसा ड्यूरिंग सर्विस पीरियड रिसीव कर लिया है, तो इट विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
दोनों को टैक्सेबल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड अगर आपको पैसा मिला है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपके हाथों में फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ, आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ पैसा मिलता है तब हम कुछ बात कर रहे हैं बेटा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो फुली एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा है तो हम क्या चेक करते हैं बेटा कि क्या वो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर है या नहीं है। पेंशन में हमने चेक किया था कि क्या उसको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या नहीं, क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या नहीं। ठीक है, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो एक्चुअल ग्रेचुटी स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख रुपए, और तीसरा पॉइंट विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, बताओ जल्दी से बता दो। मैं आपको वहीं पर कमेंट करने का बोलूंगा जहां पर कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कमेंट करना, जल्दी से कमेंट। 15/26 इंटू 15/26 इंटू क्या बेटा, इंटू क्या, इंटू क्या, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड और पार्ट ईयर ऑफ सर्विस या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो 15/26 यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, अगर पोगा में कवर है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 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 कंप्लीटेड और पार्ट ईयर ऑफ सर्विस। 6 महीने को आप हायर साइड राउंड ऑफ करोगे या इग्नोर करोगे, एग्जैक्ट 6 महीने है, आप हायर साइड ले जाओगे कि इग्नोर कर दोगे, हायर साइड ले जाओगे कि इग्नोर कर दोगे। यहाँ पर 24 ईयर एंड 6 मंथ है, बताओ हायर साइड ले लोगे या इग्नोर कर दोगे। 6 महीने को कंसिडर किया जाता है या 6 महीने से एक्सेस को कंसिडर किया जाता है, बताओ बताओ। 6 महीने को कंसिडर करा जाता है या 6 महीने से एक्सेस को कंसिडर किया जाता है, तो 6 महीने से एक्सेस को कंसिडर किया जाता है। तो 6 महीने अगर 5 दिन हो जाता तो हम यहाँ कितना लेते बेटा, 25 ईयर ले लेते है ना। अगर 6 महीने एंड 5 डेज हो जाता तो केवल 6 महीने, तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर कर देंगे। बहुत बढ़िया है, अगर आप देखे बिना बता रहा हूँ तो लिटरली बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो पोगा में कवर है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी हियर। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पर सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। कौन सा डीएनएस अलाउंस, कौन सा डीएनएस अलाउंस बेटा, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस कौन सा, एनी डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एनी। तो फिर नॉन पोगा वाले में क्या होगा, नॉन पोगा वाले में हो जाएगा 15/30 1/2 इंटू 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 एवरेज सैलरी। ओ माय गॉड, एवरेज सैलरी सर, टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो अगर 24 ईयर एंड 7 मंथ है तो भी 24 ईयर है, 24 ईयर एंड 11 मंथ है तो भी 24 ईयर। सर 24 ईयर एंड 12 मंथ है तो अभी नाला है, 24 ईयर 12 मंथ होगा तो फिर 25 ईयर होगा ना। चलो, एवरेज सैलरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है, सैलरी में क्या कवर होगा बता जरा। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सैलरी का वही मीनिंग है HRA वाली सैलरी, HRA वाली सैलरी। बताओ HRA की, HRA के पास भी सैलरी आ रही है, HRA वाली सैलरी। ठीक है बेटा, और एवरेज कितने महीने का कमेंट करके बताएं, 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का, कितने महीने का एवरेज। दस महीने का एवरेज, ठीक है।
10 महीने का एवरेज लेके चलेंगे बेटा। और देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, 10 महीने का जो एवरेज लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, ये बहुत ध्यान सुनना। तो 10 महीने का एवरेज लिया जाएगा वो ऐसे लिया जाएगा, अगर 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 कोई 12 फरवरी को 13 फरवरी को रिटायर्ड हो गया है, तो 10 महीने का एवरेज लिया जाएगा वो 31 जनवरी तक का लिया जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। एक और जगह पर 10 महीने का एवरेज लिया जाता है, बताना जरा कहाँ पर 10 महीने का एवरेज लिया जाता है। प्लीज बताएं बेटा जल्दी से कमेंट करके, कहाँ पर 10 महीने का एवरेज लिया जाता है, प्लीज जल्दी से बताएं बेटा कहाँ पर 10 महीने का एवरेज लिया जाता है। और ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, जितने बच्चे जुड़े थे लगातार उतने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपसे अभी बीच में पूछूंगा कि आप इसमें क्या रिकमेंडेशन चाहते हो, आपको प्रॉपर समझ में आया है नहीं आया है, स्पीड ज़्यादा है कम है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी कमेंट मत करना, अभी जो मैंने पूछा है पहले उसका कमेंट कर दो। मैंने पूछा है कि एक और जगह पर 10 महीने की, ठीक है चैतन्य, मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा, वो आपको थोड़े से करने हैं बेटा। मैं छोटे क्वेश्चन करने की जगह मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बताओ एक और जगह पर 10 महीने की का एवरेज लिया जाता है, वो कौन सी जगह है, कहां पर? देख के बता रहे हो कि सोच के बता रहे हो? लीव एनकेशमेंट। जब लीव एनकेशमेंट में 10 महीने का एवरेज लिया जाता है बेटा, तो यहां पर देखना, अगर कोई 13 फरवरी को रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, तो जब हम ग्रेचुइटी के लिए एवरेज लेते हैं तो हम ये एवरेज लेते हैं बेटा 10 महीने का। 31 जनवरी तक 10 महीने काउंट करेंगे बेटा हम। लेकिन वहीं पर हम जब लीव एनकेशमेंट के लिए 10 महीने की काउंटिंग करते हैं, तो वो हम कब तक काउंटिंग करते हैं बेटा, हम 12 फरवरी तक काउंटिंग करेंगे। डेट टू डेट, अप टू डेट, डेट टू डेट 10 मंथ हम लेंगे। कैसे बेटा, डेट टू डेट हम 10 महीने लेंगे, आया ना? डेट टू डेट लेंगे, क्या बात क्लियर है? सही है बेटा, क्या बात क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। तो हम बढ़ते हैं बेटा यहाँ से आगे। हमने ग्रेजुएटी के बारे में डिस्कशन किया। क्वेश्चंस के लिए आपके मॉड्यूल में बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहीं पर अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे लगता है कि वाकई में इन्वेस्टमेंट करने लायक है, और उसी में आपकी भलाई है बेटा, ठीक है। तो मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मतलब जो एम्प्लॉय को हटा दिया जाता है तो कंपेंसेट किया जाता है। दो पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ना है, एक वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन और एक रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपसे बोलते हैं कि चले जाओ, आप चले जाते हो। रिट्रेंचमेंट में आपको बोलते हैं कि आपको निकाल रहे हैं। जब भी रिट्रेंचमेंट किया जाता है, चूंकि आप एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, तो एम्प्लॉय को निकाल रहे हो तो डिस्प्यूट पैदा करता है, डिस्प्यूट पैदा करता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लग जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा डिस्प्यूट कब हुआ था, जब हमने अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाला था 1947 में, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लग जाता है। उसके हिसाब से कंपेंसेशन निकालना पड़ता है। वो कोशिश करता है कि कंपेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकल आए। तो अब जब आप किसी को रिट्रेंच करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, तो रिट्रेंच करते हैं सेक्शन 1010B, तो कितना अमाउंट उनके हाथों में एग्जाम्प्ट होगा, तो जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा वो, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है बेटा, 5 लाख। बीआरएस की और रिट्रेंचमेंट की स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख है, क्योंकि दोनों में हटाया ही जा रहा है। एक में बोला है कि आप खुद ही हट जाओ तो नाम खराब नहीं होगा, दूसरे में हटा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी बेटा, 5 लाख है। और अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 25F ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। 25F ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जब भी एक्ट लग जाता है, जैसे पोगा का एक्ट लगा था तो वहां पर भी 15/26 लिया गया था, यहाँ पर भी एक्ट लग गया बेटा 15/26 लिया जाएगा। तो 15/26 इनटू एवरेज सैलरी, और कितने महीने का एवरेज लिया जा रहा है बेटा, यहाँ पर 3 महीने का एवरेज लिया जा रहा है, इनटू कंप्लीटेड और पार्ट ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड और पार्ट ईयर ऑफ सर्विस लिया जा रहा है, ताकि अगर अगर कोई 20 साल और 6-7 महीने जॉब करा हो तो उसको 21 साल के हिसाब से कंपेंसेशन मिल जाए, तो हायर साइड कंपेंसेशन मिल जाए, इसलिए उन्होंने कंप्लीटेड और पार्ट ईयर ऑफ सर्विस लिया है। पिछले 3 महीने की सैलरी का एवरेज लिया है और 15/26 लिया है।
बताएं एवरेज सैलरी। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होगा, तो बेटा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन निकालते समय और रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते समय सैलरी का थोड़ा सा डिफरेंट ही मीनिंग है। सैलरी का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट ही है। तो क्या मीनिंग है यहाँ पर, देखो जरा। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग है बेटा बेसिक सैलरी आ जाएगी, डीएनएस आ जाएगा, कौन सा, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा आप डीएनएस अलाउंस लो ताकि उसका कंपेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। कमीशन कौन सी, कोई भी, तो फिक्स वाली भी आ जाएगी, परसेंटेज वाली भी आ जाएगी। अब हमने याद करने के लिए ऐसा किया था कि जब किसी व्यक्ति को हटाया जा रहा है, क्या वो उम्मीद करे कि उसको बोनस मिलने वाला है, नहीं। क्या वो उम्मीद करे कि उसको ग्रेचुटी मिलने वाली है, नहीं। क्या वो उम्मीद करे कि उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने वाले है, हटाया जा रहा है भैया आपको। बोनस देके तो नहीं हटाएंगे, बोनस देने लायक आपने काम किया होता तो हटाया ही नहीं गया होता। जस्ट याद करने के लिए बेटा, तो बोनस ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मतलब होता है ग्रेटिट्यूड शो करना है कि भाई आप जा रहे हैं, हम खुश हैं कि आपने हमारे यहाँ काम किया था। नहीं बेटा, हटा रहे हैं हम उसको, हम नहीं खुश हैं कि आपने हमारे यहाँ काम किया था, हम दुखी हैं कि आप जैसा व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में का हिस्सा बना, ठीक है, तो हटा देते हैं बेटा। तो सैलरी का पार्ट क्या क्या बनेगा, बेसिक सैलरी बनेगी, डीएनएस अलाउंस कोई भी चलेगा, कमीशन कोई भी चलेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन उसका निकल सके। और ऑल अदर रेमुनरेशन अलाउंस एंड परक्यूसिट, जो भी और अलाउंसेस हैं, हमेशा उसका कौन सा पार्ट बेटा, टैक्सेबल पार्ट। टैक्सेबल पार्ट, जैसे एचआरए आपको मिला, एचआरए आपको मिला, एचआरए आपको मिला, एचआरए आपको मिला, सपोज करो कि 8 लाख, उसमें से एग्जाम्प्ट हो गया, सपोज करो कि 4 लाख, ठीक है, अब 5 लाख, कितना पोर्शन लोगे आप एचआरए का, यहाँ पर 3 लाख का अमाउंट आप यहाँ पर लोगे। आया ना बेटा। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैं 1 से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। ये 10-10 बी की एग्जाम। और इसी के साथ एक बात पे कमेंट करना, मैं आपको पैरामीटर दे रहा हूँ, स्पीड ठीक है, जो बताना बेटा, आप पहले क्वेश्चन कर लें। दूसरा, कोई और आपका रिकमेंडेशन, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम मैं दूंगा इस बात पे, क्योंकि चाहता हूँ कि आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहे ये रिविजन। तो मैं आपकी बातों को कंसीडर करूँगा, कमेंट एकदम भारी मात्रा में कमेंट बना, ताकि आप रेलेवेंट बात करना। स्पीड का आप बता देना, ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, ऐसा मत बोलना कि ज़्यादा कम, ऐसा बताना कि ज़्यादा है या कम है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ बेटा। आपको जो भी पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सारे बच्चों के कहना स्पीड सही, गुड, अच्छी बात है बेटा। जो सेक्शन याद रखने हैं वो उसकी मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, सेक्शन नंबर, उसके लिए परेशान मत। अभी तक ठीक है स्पीड, तो पर कोई दिक्कत नहीं, स्पीड रखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड में डाउन करूंगा बेटा। क्वेश्चन है कि आज में कुछ आप अंडर कॉन्फिडेंट, तो मैं प्रॉपर टाइम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम दूंगा, थ्योरी में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, फिर भी मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। और इसी ओके, चलो 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 चलो। जिसके चार्ट चार्ट आपको हैंड रिटन बनवाया है बेटा नोट्स, तो चार्ट तो अलग से कुछ भी नहीं मिलेंगे, अगर कुछ मिला तो मैं बता दूंगा। जैसे टीडीएस का चार्ट दूंगा मैं, सेटअप करफट के चार्ट बनवाए हुए हैं मैंने, सैलरी हेड के चार्ट आपको बनाने को भूला ही था। ये तो जिनके अवेलेबल होंगे वो मैं शेयर करा दूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर आपका आ रहा है 70,000 रुपये
आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटा हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS सेक्शन। यहाँ पर VRS में जो मुद्दा है वो है एक्चुअल VRS कंपेंसेशन जो मुद्दा है वो, और स्टेचुटरी लिमिट यहाँ पर भी कितनी 5 लाख के 5 लाख ही रहेगी। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि देखो VRS में एग्जाम्पशन मिल जाएगी एक्चुअल VRS या 5 लाख की जो भी लोअर है उसकी, लेकिन जो एक्चुअल कंपेंसेशन है वो इन अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन ICI के किसी क्वेश्चन में इस तरीके है नहीं। ICI का फॉर्मूला ये हो गया कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, विच एवर इज लोअर, ये आपका आंसर बन गया। तो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं बोलता हूँ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में 4 पॉइंट में से जो भी क्या हो बेटा लोअर हो, विच एवर इज लोअर। पहला क्या, चलो VRS ओबीएस स्टेचुटरी लिमिट 5 लाख, VRS और रिट्रेंचमेंट की एक्चुअल लिमिट 5 लाख स्टेचुटरी लिमिट। तीसरा, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस, अगर आपको हटाया ना जाता और कितने महीने काम करते हैं आप, बता दो जरा लास्ट में आपको कितनी तनख्वाह मिल रही थी, अगर यही तनख्वाह कंटिन्यू होती तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना, तब वो अमाउंट बताओ। एक बार इसको दिमाग में बैठा लो बेटा, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस, अगर रिटायर्ड ना होते आप, VRS ना लेते आप, और कितने समय तक आप काम करने वाले बताओ, और एंड में सैलरी मिल क्या रही थी, अगर क्योंकि जो आखिरी में मिल रही थी वही कंटिन्यू होती तो वो बता दो। और चौथा है बेटा लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 3 मंथ इनटू 3 मंथ इनटू इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ बेटा मैं समझ गया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अभी ठीक है क्या बेटा? मैं माइक के ऊपर खड़ा हो गया था। अभी ठीक है क्या वॉइस? प्लीज़ बताएं बेटा। पहले हो रही थी, ठीक है मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा बेटा। चलो बेटा, अब ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो वापस से बेटा याद कर लें, याद कर लें, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, VRS स्कीम में एक्चुअल VRS कंपेंसेशन, दूसरा स्टेचुटरी लिमिट 5 लाख रुपए, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस, चौथा है लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 3 मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। छोटा सा चार्ट बना लेना कि कहाँ कहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आ रहा है, कहाँ पर कंप्लीटेड एंड पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो एक बार फिर से बोलो बेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल VRS, स्टेचुटरी लिमिट 5 लाख, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस, के अगर आप और बचे हुए महीने काम करते हो तो कितना पैसा मिलता है, ये मानते हो कि जो पैसा आपको आखिरी में मिल रहा था वही कंटिन्यू हो जाएगा। चौथा, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 3 मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, कि आपने कितने साल काम किया है, अगर हर एक साल के 3 महीने की तनख्वाह के बराबर भी आपको हम VRS दे दें तो भी मैक्सिमम कितना होता है, इनमें से जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब VRS में भी सैलरी का मतलब क्या होगा बेटा, तो सैलरी का मतलब HRA वाली सैलरी। ठीक है, HRA वाली सैलरी, HRA वाली सैलरी सबसे पहले एक तो HRA में आती है, मुझे याद है बेटा, दूसरा कहाँ पर आती है बेटा, कमेंट करो, दूसरा कहाँ पर आती है, तीसरा कहाँ पर आती है। ठीक है, तो HRA वाली सैलरी कहाँ कहाँ पर आती है ये हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप कमेंट कर दो। तो कहाँ पर HRA में पढ़ा हमने, दूसरा हमने पढ़ा कि पोगा वाला ग्रेचुटी में, पोगा वाले में, तीसरा हमने पढ़ा बेटा कहाँ पर, VRS में। नॉन पोगा सॉरी नॉन पोगा वाले में, पोगा वाले में था बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस एनी। रिट्रेंचमेंट में अलग ही है, सैलरी प्लस आपका जो भी कमीशन है एनी, DNS अलाउंस एनी, और जो भी अलाउंसेस हैं आपके मॉनेटरी टैक्सफुल अलाउंसेस हैं वो सब भी वहाँ पर आ जाएंगे, कि हमने अभी तक डिस्कशन किया। ठीक है, ये VRS का एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर VRS है, ये एक थ्योरी पॉइंट बेटा, टर्म्स एंड कंडीशन है VRS की, कि एम्प्लॉय रिटायर्ड आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस और आफ्टर गेट अटेनिंग 40 ईयर्स ऑफ एज। VRS की एग्जामेशन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल काम करके रिटायर्ड हुआ हो, या फिर
या फिर काम कम किया है लेकिन उसकी एज रिटायरमेंट के समय 40+ हो गई हो, ठीक है। देयर इज ओवरऑल रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जो कंपनी बीआरएस कर रही है, रिटायरमेंट कर रही है, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो वो जगह वैकेंट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय को हटा के और दूसरे एम्प्लॉय को रख लें, तो हम उसको बीआरएस नहीं, उसको हम रिट्रेंचमेंट जैसा ट्रीट कर लेंगे। रिटायरिंग पोजीशन आर नॉट फिल्ड अप। जो रिटायरिंग पोजीशन है, जो पोजीशन आपने खाली की है, वो खाली रहने दें, ठीक है, तभी जाके बीआरएस की एग्जामिशन सामने वाले को मिलेगी। रिटायरिंग एम्प्लॉय आर नॉट अपॉइंटेड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेम मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि आप एक जगह से हटाओ उनको, कंपेंसेशन दो, दूसरी जगह अपॉइंट कर लो, तो ये तो आप तनख्वाह बांटने का तरीका बदल दिया आपने। तनख्वाह देते उसकी जगह आपने बीआरएस दे दिए, सामने वाले के हाथों में एग्जामिशन करा दी। नहीं 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 नहीं। अगर आपने हटाया है तो आप उनको भी मत रखना। आपने उनको हटाया है तो आप अपने जगह भी किसी और एम्प्लॉय को भी मत रखना, क्योंकि बीआरएस तभी माना जाता है जब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा हो, इसलिए आप हटा रहे हैं। एम्प्लॉय जो हटाया गया वो 10 साल की सर्विस करके हटा हो, या फिर नहीं भी 10 साल की सर्विस की है तो वो 40 ईयर की एज को टच करने के बाद हटाया गया हो, तभी जाके एग्जामेशन मिलेगी। तो बेटा एग्जामेशन ऑफ लीव एनकेसमेंट। लीव एनकेसमेंट में, लीव एनकेसमेंट का मतलब क्या हुआ? भैया छुट्टी ले रहे थे, जब छुट्टियां मिल रही थी आपने छुट्टी नहीं ली, काम किया। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं जिसके लिए आप छुट्टी लें। दिन की छुट्टी हो जाती है संडे की, तो आपको तन्हाइयाँ दौड़ जाती हैं, आपको लगता है जैसे आप बेरोजगार हो गए हो, आप छुट्टियां नहीं लेते हैं। इमोशनल स्टोरी है। तो आप छुट्टियों के दिन काम करते हो, तो फिर इनका हिसाब कब करते हो? अगर आप ईयर बाय ईयर हिसाब कर लेते हो कि देखो इस साल मेरी 10 छुट्टियां थी, मेरे पैसे दे दो, और वो पैसे आपको मिल जाए, तो इट इज़ एज गुड एज सैलरी ओनली। काम किया, सैलरी मिल गई, टैक्स लग जाएगा आपको। 25 दिन काम करना था, आपने 28 दिन काम किया, 28 दिन की सैलरी मिल गई, ओवर टाइम सैलरी मिल गई, तब तो टैक्सफुल हो जाएगा बेटा आपके हाथ। हाँ, अगर आप हिसाब बाद में करो एक साथ, रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, भूल मत जाना इस वर्ड को, हम रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप हिसाब बाद में करो एक साथ, आपका बाद में हिसाब होता है, तो क्या होगा? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड अगर आपको मिलता है ये, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये क्या हो जाएगा बेटा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट के समय मिलता है तो इसमें से एग्जाम्पशन है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सारे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आप तो सरकारी दामाद हो, आप पूछते ही क्यों हो? कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो थोड़ा टैक्सफुल और थोड़ा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना टैक्सफुल हो जाएगा बताओ? स्टेचुटरी लिमिट क्या है इसकी बेटा? देखना मत, देखना मत, देखना मत, देखना मत, देखना मत बेटा। लीव एनकेसमेंट की स्टेचुटरी लिमिट क्या है? लीव एनकेसमेंट की स्टेचुटरी लिमिट क्या है? बता बेटा, लीव एनकेसमेंट की स्टेचुटरी लिमिट क्या है? लीव एनकेसमेंट की स्टेचुटरी लिमिट क्या है? कितनी लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है बेटा? लीव एनकेसमेंट की स्टेचुटरी लिमिट क्या है? बता बेटा जल्दी से। तो 25 lakhs की स्टेचुटरी लिमिट है बेटा। तो अब देखना कि लीव एनकैशमेंट में कितना आपको अमाउंट मिल जाता है। पहला अमाउंट है आपका एक्चुअल अमाउंट, और दूसरा आपकी स्टेचुटरी लिमिट है। अमेंडमेंट आया था बेटा जी नोट्स बनने के बाद, 25 lakhs की लिमिट हो गई थी। तीसरा, अनअवेल्ड लीव डेज में, अनअवेल्ड लीव डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी कितने का? 10 महीने का, डेट टू डेट 10 महीने का एवरेज लेंगे, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। डेट टू डेट एवरेज लेंगे बेटा, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। डेट टू डेट आपको एवरेज लेना, ठीक है बेटा। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही ना बेटा? एक बार बता दे मुझे। अनअवेल्ड लीव इंटू एवरेज सैलरी, और अनअवेल्ड लीव में डिवाइड बाय 30 कर देंगे बेटा हम।
चौथा एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ, एवरेज सैलरी 10 महीने की एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ, ये 4 में से लोअर अमाउंट। फिर से बोलते हैं बेटा कौन कौन सा अमाउंट आएगा, एक तो एक्चुअल जो आपको मिल रहा है वो, दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट जो कि कितना है बेटा 25 लाख से, तीसरा अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज सैलरी, आपकी कितने दिन की छुट्टी आपने नहीं ली और एवरेज सैलरी क्या थी आपकी, तो आपका कितना पैसा मिलता है। यहाँ पर हम एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ पहले की और पहले की और पहले की भी हैं, तो हम थोड़ा सा 10 महीने का एवरेज ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। चौथा क्या है बेटा, एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ। अनअवेल्ड लीव कैसे निकाली जाती है, बताओ एक साल में मैक्सिमम कितनी छुट्टियां अलाउड है टैक्स के हिसाब से, तो अनअवेल्ड लीव निकाली जाती है मैक्सिमम लीव अवेलेबल पर ईयर, ठीक है, टेकिंग 30 days इन अ ईयर, 30 दिन के हिसाब से आपका इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, ऐसे निकालना है आपको। तो कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट अनअवेल्ड लीव, तो लीव अवेलेबल टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, आपको एक साल में लीव कितनी थी, सपोज करो आपको 40 लीव्स मिलती थी और आपको 26 ईयर एंड 8 मंथ हो गए हैं, तो आप क्या करो, आप यहाँ करोगे 30 डेज की लीव है इनटू 26 का मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास टोटल लीव मानी जाएंगी, और इसमें से जितनी छुट्टियां आपने ले ली हैं लीव अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, उन छुट्टियों को हटा दो तो आपकी अनअवेल्ड लीव आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं, ईयर ऑफ सर्विस कितना है 20 ईयर एंड 8 मंथ काम किया है, लीव अलाउड ईच ईयर में 45 डेज था, लेकिन लीव अवेल्ड है आपने 420 है। अनअवेल्ड लीव निकाल के बताएं जल्दी से, आंसर मत देखना बेटा, जल्दी से अनअवेल्ड लीव निकाल के बताएं, अनअवेल्ड लीव निकाल के बताएं, अनअवेल्ड लीव बेटा, अनअवेल्ड लीव बताएं कितना आएगा अनअवेल्ड लीव, बताओ बेटा अनअवेल्ड लीव कितना आएगा बेटा, बताएं 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 बेटा, बताएं बताएं जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा। 180 डेज, तो आप कैसे करोगे, आप 20 ईयर से बेटा आपकी कंप्लीटेड ईयर प्लस 45 डेज की छुट्टी थी, लेकिन आप 3 दिन की ही मानोगे, 80 डेज की तो 600 हो गया, उसमें से 420 की आपने छुट्टी ले ली है, 180 डेज आपका अनअवेल्ड माना जाएगा, अनअवेल्ड माना जाएगा, सही है बेटा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने बात की फिर से सैलरी की, तो यहाँ पर भी सैलरी का मतलब क्या होगा, लीव एनकेशमेंट के केस में सैलरी का मतलब क्या होगा, बताओ जरा, सैलरी का मतलब क्या होगा, लीव एनकेशमेंट में सैलरी का मतलब क्या होगा, और एक बार फिर से याद कर लो बेटा, एक्चुअल लीव एनकेशमेंट, दूसरा स्टेचुटरी लिमिट जो कि 25 लैक्स है, तीसरा अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज सैलरी, कितने महीने का एवरेज, 10 महीने का, दो जगह होता है, नॉन पोगा ग्रेचुटी में जहाँ पर पिछले महीने तक का 10 महीने का एवरेज होता है, और यहाँ पर होता है डेट टू डेट तक का 10 महीने का एवरेज, और चौथा है एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, एचआरए वाली सैलरी, तो बताओ हमने एचआरए वाली सैलरी अल्टीमेटली कितने जगह पे पढ़ ली, एचआरए वाली सैलरी हमने कहाँ कहाँ पढ़ ली, पहला तो एचआरए भूल मत जाना बेटा, मुझे लगता है आप पहले ही भूल जाओगे, दूसरा नॉन पोगा वाले में, नॉन पोगा ग्रेचुटी वाले में हमने पढ़ ली, और कहाँ पर पढ़ी बेटा, और कहाँ पर पढ़ी, और कहाँ पर पढ़ी, जानबूझ के तीसरा पॉइंट में छोड़ रहा हूँ, और चौथा हम लीव एनकेसमेंट में पढ़ रहे हैं, लीव एनकेसमेंट में पढ़ रहे हैं। तो जब हमने शुरुआत में सैलरी हेड पढ़ा था तो हमें लगता था कि यार सैलरी का मीनिंग हर बार बदल जाता है, बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन है नहीं जितनी आपने बना के रखी है, ठीक है। हाँ, एवरेज चेंज हो रहा है तो वो आप एक बार दिमाग में बिठा लो, ठीक है, और दिमाग में बिठाने से अच्छा है एक पेज पर बिठा लो और दीवार पर उसको पेस्ट कर दो, ठीक है, तो बार बार रेफरेंस आएगा तो बढ़िया रहेगा। बताओ बेटा जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से, एचआरए वाली सैलरी, पहला तो एचआरए में, दूसरा नॉन पोगा में, तीसरा बीआरएस में, ठीक है, और चौथा लीव एनकेसमेंट में। और कहाँ कहाँ सैलरी का मीनिंग की ज़रूरत पड़ी थी और वहाँ पर हमने सैलरी का मीनिंग क्या लिया है, मुझे एक बार आप बता सकते हो क्या, कहाँ कहाँ पर हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी थी और वहाँ पर हमने सैलरी का मीनिंग क्या लिया है। अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी बेटा कहाँ पर, एचआरए में, ठीक है, हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी बेटा एचआरए में, पहला, दूसरा हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी बेटा ग्रेचुटी में, ठीक, तीसरा हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी बेटा किसमें, रीट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में, चौथा हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी बीआरएस पे, पांचवा हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी बेटा कहाँ पर, कहाँ पर, लीव एनकेसमेंट के केस में, छठा हमें सैलरी की जरूरत पड़ने वाली है कहाँ पर, प्रोविडेंट फंड में। अब मुझे बताओ एचआरए में सैलरी का मतलब क्या था, वही एचआरए वाली सैलरी, ठीक है, ग्रेचुटी में दो था, पोगा और नॉन पोगा, ठीक है, पोगा और नॉन पोगा, ओके, पोगा वाले में क्या था बेटा, पोगा वाले में क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, कौन सा डीएनएस अलाउंस, एनी कोई भी डीएनएस अलाउंस चलेगा, ठीक है। नॉन पोगा वाले में क्या था, एचआरए वाली सैलरी, एचआरए वाली सैलरी लेकिन 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 10 महीने का एवरेज,
10 महीने का एवरेज। फिर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में सैलरी का अलग ही मीनिंग है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस आएगा एनी, ठीक है। परसेंटेज कमीशन नहीं, कमीशन आएगी कौन सी बेटा, एनी। और बोनस नहीं आएगा, ग्रेचुटी नहीं आएगी, लेकिन जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस है वो आ जाएगा। फिर बीआरएस में हमने पढ़ा, बीआरएस में हमने पढ़ा कि बीआरएस में सैलरी का मतलब क्या हो गया बेटा, फिर से यहाँ पर एचआरए वाली सैलरी आ गई, लेकिन कितने महीने का एवरेज, मुझे कमेंट करके बताओ। बीआरएस में हमने सैलरी तो एचआरए वाली ली, लेकिन कितने महीने का एवरेज था, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। बीआरएस में कितने महीने का था। लीव एनकेसमेंट में फिर से कौन सी सैलरी आ गई बेटा, एचआरए वाली सैलरी आ गई, लेकिन कितने महीने का एवरेज था, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 10 महीने का एवरेज था। तो देखना बेटा एचआरए में जो सैलरी है वो लास्ट ड्रॉन के बेसिस पे ही है, ठीक है। फिर ग्रेचुटी के नॉन पोगा में है वो एचआरए वाली सैलरी, लेकिन 10 महीने का एवरेज है। रिटायरमेंट रिटेंचमेंट कंपेंसेशन में सैलरी का अलग ही मीनिंग है, ओके। बीआरएस में सैलरी एचआरए वाली है, लेकिन कितने महीने का एवरेज है बेटा, 3 महीने का एवरेज है, ठीक है। कितने महीने का एवरेज है बेटा, 3 महीने का एवरेज है। लीव एनकेसमेंट में एचआरए वाली सैलरी है, लेकिन 10 महीने का एवरेज है। और प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मीनिंग क्या होता है, एक बार जल्दी से कमेंट करो। प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। और इसके बाद 7वां जो पॉइंट है बेटा, 7वां जो पॉइंट है वहां पर और मैं सैलरी का मीनिंग आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और वो है एनपीएस, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो पहले वो सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता है, बाद में डिडक्शन मिलती है उसको 80CCD2 में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है वहाँ पर, तो 10% ऑफ सैलरी। वहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, तो प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मतलब है एचआरए वाली सैलरी, एचआरए वाली सैलरी, एचआरए वाली सैलरी, और वो भी कौन सी, लास्ट ड्रॉन, सही बेटा, आया ना, सही है। नहीं मयंक बेटा, ग्रेचुटी पोगा में, पोगा वाले में तो 10 महीने का एवरेज ही नहीं ना बेटा, पोगा वाले में तो लास्ट ड्रॉन सैलरी है बेटा, ये लास्ट ड्रॉन सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस डीएस लास्ट ड्रॉन सैलरी बेटा। ठीक है बेटा, एनपीएस में सैलरी का मतलब होता है बेटा बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ। बीआरएस में जो सैलरी है बेटा वो लास्ट ड्रॉन सैलरी है इनटू 3 मंथ है, 3 महीने का एवरेज नहीं है, इनटू 3 मंथ है, लास्ट ड्रॉन सैलरी है इनटू 3 मंथ, है ना। ऐसे ही ग्रेचुटी पोगा में लास्ट ड्रॉन सैलरी है बेटा, और बीआरएस में लास्ट ड्रॉन सैलरी है इनटू 3 मंथ है बेटा, एवरेज नहीं है, इनटू 3 मंथ है, इनटू 3 मंथ है, एवरेज नहीं है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 3 मंथ है। हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कि आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एनपीएस में जो सैलरी आती है बेटा वो बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एफ वाली आती है, पीएफ में एचआरए वाली सैलरी आती है लास्ट ड्रॉन बेसिस पे, आया ना। चलो गुड 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 गुड। अब हम बढ़ते हैं बेटा यहाँ से आगे, हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, हमें आगे, और आगे लिखा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन पर हम यहाँ पर बात करें। तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सिंपल वाला। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है बेटा, 1,50,000, क्योंकि एटीसी की डिडक्शन मिलनी है, आया ना। फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम कितने, 5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर। देखो आप
2 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए पीएफ में कंट्रीब्यूट करो तो आपको एटीसी में 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। एटीसी में क्या हो जाएगा बेटा, आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन, सॉरी 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करोगे आप एनपीएस में, पीएफ में, कौन से में बेटा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। 1 लाख कंट्रीब्यूट करोगे, 1 लाख की आपको एटीसी जाएगी, और 1 लाख पर जो भी ब्याज आ रहा है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब 2 लाख कंट्रीब्यूट करोगे बेटा तो 2 लाख में से 1.5 लाख की डिडक्शन जाएगी, लेकिन 2 लाख के ऊपर जो भी ब्याज आ रहा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब 3 लाख रुपए पीपीएफ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको 3 लाख में से 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी, लेकिन 3 लाख पर कमाया गया ब्याज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करोगे पीपीएफ में तो आपको 1.5 लाख रुपए की ETC मिल जाएगी, लेकिन 4 लाख पर कमाया गया ब्याज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप 5 लाख तक करोगे तो 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन 5 लाख पर कमाया गया ब्याज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूट करोगे तो 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। 5 लाख पर जो ब्याज है वो एग्जाम्प्ट है, तो 1 लाख के कंट्रीब्यूशन में ब्याज है वो वसूल हो जाएगा। इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट ऑन कंट्रीब्यूशन अप टू 5 lakhs। पीपीएफ में ये 5 लाख की लिमिट है, और अगर वही हम एस आरपीएफ की बात करें, एसपीएफ की बात करें तो यही लिमिट कितनी हो जाती है, 2.5 लाख हो जाती है 2021 में अमेंडमेंट। क्या आपको ये बात समझ में, हाँ मैं इसको आराम से बताऊंगा, ये आराम से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनना बेटा। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। अभी डिडक्शन एटीसी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी, 1,50,000। अब 1 लाख करोगे 1 लाख की डिडक्शन, 2 लाख करोगे 1.5 लाख की डिडक्शन, लाख करोगे तो भी 1.5 लाख, 1,50,000। 4 लाख कंट्रीब्यूट करोगे तो भी 1.5 लाख की डिडक्शन, 8 लाख कंट्रीब्यूट करोगे तब भी 1.5 लाख। एम्प्लॉयर वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट आना नहीं है, एम्प्लॉय वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ₹5 lakhs कंट्रीब्यूशन, 5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज आएगा वो एग्जाम। इसका मैं ऐसे मीनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ आपको कि अगर 6 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट कर दिए पीपीएफ में, कितना कंट्रीब्यूट कर दिया बेटा, 6 लाख रुपए, आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी, 1.5 लाख की। अब 6 लाख कंट्रीब्यूट कर दिए, 1.5 लाख की डिडक्शन मिल रही है, लेकिन ब्याज तो 6 लाख पे आ रहा है ना, तो आप कंट्रीब्यूट 6 लाख कर सकते हो, 1.5 लाख तक की एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी कंट्रीब्यूशन करने की, लेकिन ब्याज तो 6 लाख पर आ रहा है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, अभी भी ब्रेक हो रही है वॉइस बेटा, अगर बता दें जरा मुझे, 1 मिनट। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, प्लीज़ बताएं बेटा। मैं बोल ही नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है कि बेटा अभी भी, अब ओके है जी प्रणव जी। चलो बेटा, देखे 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 ध्यान से, तो क्या मैं अपनी बात समझा पाया बेटा। अगर आप 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हो तो 1,50,000 रुपए के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन आएगी, 5 लाख पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 1 लाख पे जो इंटरेस्ट वसूल हो जाएगा। पीपीएफ की बात कर रहा हूँ, क्या ये बात क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है, बता बेटा क्या ये बात क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है बेटा, फिर ब्रेक हो रही है बेटा।
अभी बताएं बेटा, मैंने कुछ ऐसा खास किया नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अभी क्लियर है? आज आज का लेक्चर हम चला लेते हैं, भूमिका दुखी मत हो बेटा। आज का लेक्चर चला लेते हैं, कल कल हम सोचे मैं स्टूडियो ही चेंज कर दूंगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्योंकि मैं 2 बार समझा चुका हूँ, जल्दी से बता दो यार। बताओ बताओ, क्या ये क्लियर है? मैं फिर से समझा देता हूँ। माय गॉड, ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बेटा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का कंट्रीब्यूशन होगा, जो पर्सन का कंट्रीब्यूशन होगा, उसकी डिडक्शन एटीसी में मिलेगी। एटीसी में तो 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन मिलती ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए भी कंट्रीब्यूट करे तो उसको 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। 7 लाख करे तो भी 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। 4 लाख करे तो भी 1.5 लाख की छूट मिलेगी डिडक्शन। लेकिन जब इंटरेस्ट आएगा, अगर 6 लाख पे इंटरेस्ट आया, 5 लाख का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 5 लाख के कंट्रीब्यूशन पे आया हुआ, और 1 लाख के कंट्रीब्यूशन पे आया हुआ टैक्स हो जाएगा। अगर 7 लाख पे इंटरेस्ट आया तो 5 लाख के ऊपर आया हुआ इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 2 लाख के ऊपर आया हुआ इंटरेस्ट, अगर 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आया तो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि आप कंट्रीब्यूट करोगे तो उसकी डिडक्शन आपको 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पे ब्याज आ रहा है तो 5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पर ब्याज आ रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, और 5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पर ब्याज आ रहा है, कितनी भी रेट से आए वो ब्याज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या अभी क्लियर है? बता बेटा, क्या अभी क्लियर है? जल्दी बता दे मुझे, प्लीज बेटा जल्दी बता दें। गुड। अब समझना बेटा, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, यानी 1.5 लाख तक। जो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा वो एग्जाम्प्ट है। जो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन कितने तक? अप टू कंट्रीब्यूशन ऑफ 2.5 लाख, 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा वो एग्जाम्प्ट है। वहाँ 5 था, क्योंकि वहाँ केवल वही व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट करता। यहाँ पर एम्प्लॉयर अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एम्प्लॉय के 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर कमाया गया ब्याज एग्जाम्प्ट होगा, किसी भी रेट से कमाया जाए। जो रेट की 9.5% वाली लिमिट है वो केवल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में है बेटा, वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में नहीं है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में बोला गया है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन, अगर वो मान लो कि 3 लाख का कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1.5 लाख रुपए की। ब्याज कितने पे एग्जाम्प्ट होगा? 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट पर ब्याज आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट पर ब्याज 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय अगर 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है, डिडक्शन उसको 1.5 लाख की, और ब्याज 2.5 लाख तक के अमाउंट पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचे हुए 1.5 लाख पर टैक्स हो जाएगा। अगर वो 6 लाख कंट्रीब्यूट करता है तो डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की मिलेगी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, और 2.5 लाख पर आने वाला ब्याज एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ 3.5 लाख रुपए पर आने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा, चाहे वो किसी भी रेट से आए। जब हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से चेंजेस और आ जाते हैं। और क्या चेंजेस आ जाते हैं बेटा वो देख लेते हैं। हम आरपीएफ की तरफ जब हम बढ़ते हैं बेटा, तो आरपीएफ की तरफ बढ़ते हैं तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन वो अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है बेटा। अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो अगर उन्होंने सैलरी का 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा, 12% एग्जाम, जबकि एम्प्लॉय एसपीएफ में सारा एग्जाम था। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी 12%, जैसी कोई लिमिट नहीं है, कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट रहेगी।
जो इंटरेस्ट आ रहा है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है 9.5% की रेट तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। और अगर इंटरेस्ट 9.5% से एक्सेस आ रहा है, मान लो 12% की रेट से इंटरेस्ट आ रहा है तो 2.5 पे टैक्स लग जाएगा। 10% की रेट से इंटरेस्ट आ रहा है कंट्रीब्यूशन पे तो 0.5 पे टैक्स लग जाएगा। 9% से इंटरेस्ट आ रहा है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर क्या होगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे क्या होगा, एग्जम्प्ट है अप टू 9.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन एक्सेस टैक्सेबल। तो जो 9.5% की रेट से इंटरेस्ट आ रहा है उतना तक एग्जम्प्ट है, उससे एक्सेस रेट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल है। हाँ, आखिरी बात है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पे 9.5% की रेट जो इंटरेस्ट आ रहा है वो, और उससे ऊपर वाला टैक्सेबल है। और 2.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी ब्याज आ रहा है वो, इस बात की मैं कहानी नहीं सुना के मैं आपको क्वेश्चन कराता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये हमारा बेटा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉय 4 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी, पहले एटीसी में 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। वो 4 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट कितना एग्जम्प्ट होगा, अगर 9% की रेट से इंटरेस्ट आ रहा है सपोज, तो 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पे 9%, मैक्सिमम 9.5% की रेट एग्जम्प्ट होता है, 9% से ही आ रहा है, तो 2.5 लाख के ऊपर 9% से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और बचे हुए 1.5 लाख पर जो 9% की रेट से आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज करो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4.5 लाख है, तो एटीसी में डिडक्शन तो 1.5 लाख ही मिलेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो जो 2.5 लाख पर 9.5% की रेट से इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दो लिमिट हो गई, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्प्ट होता है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जो आता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है वो 9.5% की रेट तक एग्जाम्प्ट होता है, एक्सेस रेट वाला टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, इसके दो बाइफर्केशन कर लो, और इस पर 11% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन है, और एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन, एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा इस केस में, तो 2 लाख का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, उस पर पूरा 11% का जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, निकलेगा। 2.5 लाख तक के केस में जो इस पर 9.5% की रेट से जो ब्याज आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा, और जो बैलेंस 1.5% की रेट से आ रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे एग्जम्प्ट होता है एसपीएफ में। एसपीएफ में रेट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2.5 लाख की लिमिट है। आरपीएफ में रेट की लिमिट भी है और 2.5 लाख की लिमिट है। और पीपीएफ में 5 लाख की लिमिट है, रेट की लिमिट नहीं, रेट की लिमिट केवल आरपीएफ। क्या ये बात समझ आई बेटा आपको? तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 4.5 लाख, इसमें 2.5 लाख पर जो 9.5% एग्जाम है, उस 2.5 लाख पर जो 1.5%, 1.5% है वो टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस जो 2 लाख रुपए बचे उस पर पूरा 11% ही। क्या आप इस बात को समझ गए? प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें बेटा, ठीक है। मेरे हिसाब से हमने बात को कंक्लूड कर लिया है, फिर भी आप मुझे बता दें कि क्या आप बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए, हाँ या ना, प्लीज़ बताएं। इसीलिए डेली बेसिस पर रिवीजन करना बेटा, डेली बेसिस पर रिवीजन करना। अभी जो पढ़ा दिया है आपको, उसमें जहाँ भी लग रहा है कि भूल सकता है उसको रिवाइज करना बेटा।
आप जब एसपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं बाद में निकालते हैं तो सारा एग्जाम्प्ट हो जाता है। जब आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, तो अगर आप 5 साल के बाद निकालें तो एग्जाम्प्ट है, अगर 5 साल के अंदर निकालते हैं तो वो टैक्सफुल हो जाता है। और जब आप निकालते हैं स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में, अगर आप 5 साल बाद निकालें तो एग्जाम्प्ट है, 5 साल के पहले अगर आपने निकाला तो भी एग्जाम्प्ट हो सकता है। अगर अगर किस कारणों से निकाला है बेटा, तो एग्जाम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ, आरपीएफ का पैसा अगर आपने 5 साल के बाद निकाला तो एग्जाम्प्ट है, 5 साल के अंदर निकाला, देखिए वो किस वजह से निकाला, इल हेल्थ की वजह से निकाला, या कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस बंद हो गया था इस वजह से, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया था इस वजह से आपने जॉब छोड़ा और पैसा निकाला, या एनी अदर केस बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर था इसलिए पैसा निकाला, तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 5 साल बाद निकालोगे हमेशा एग्जाम्प्ट है, 5 साल के अंदर निकाला, बीमार थे या एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया था या कोई अदर रीज़न है जो आपके कंट्रोल के बाहर है तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज 5 साल के अंदर निकाला और ऊपर में से कोई रीज़न भी नहीं है, तो ऐसा करो आप उस पैसे को निकाल के, मान लो आपने 3 साल के बाद निकाल लिया, उसको निकाल के न्यू एम्प्लॉयर के यहाँ जो आपका आरपीएफ खुल रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर दो और 2 साल और वहाँ मेंटेन कर लो तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नहीं कर रहे हैं आप, आपने जॉब ही छोड़ दी है, नहीं करना है किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम, कोई बात नहीं, उस पैसे को निकालो, कितने साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे तो 3 साल हो गए थे, तो बचे हुए 2 साल के लिए आप उसको एनपीएस में डाल दो और फिर निकाल लेना तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम्प्ट नहीं करा पाया और टैक्सेबल हो गया, तो टैक्सेबल हो गया तो ऐसे टैक्स लगेगा जैसे कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस हो। ठीक है, तो जब भी आपको, अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉल करा तो सेक्शन 192A टीडीएस का लग जाएगा, और अगर आपको अमाउंट 49999 से ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट मिल रहा है बेटा, तो 10% टीडीएस कट करने के बाद दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका टीडीएस कट कर लिया जाएगा। कौन सी क्लास, कौन से सेक्शन में बेटा, 194 नहीं 192A नाम के सेक्शन में 10% की रेट से एट द टाइम ऑफ पेमेंट इफ अमाउंट एक्सीड्स 49999, 50,000 या उससे ज़्यादा होने पर टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होता है बेटा, जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, मानते ही नहीं है कहीं कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन करने पर कोई टैक्स नहीं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन करने पर कोई डिडक्शन नहीं, इंटरेस्ट एक्रू होने पर कोई टैक्स नहीं, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का एक्रू होने पर कोई टैक्स नहीं। हाँ, जब आप विड्रॉ करोगे तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था उसको आप विड्रॉ करोगे, सैलरी हेड में टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, चूंकि उसकी डिडक्शन नहीं मिली थी जब जमा किया था, तो विड्रॉल पर टैक्स भी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्स हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा बेटा। ठीक है, सही है। आपको बस इन्हीं नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ये बात समझा चुका हूँ, ये बात समझा चुका हूँ। हम बढ़ते बेटा यहाँ से आगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी पीएफ की बात होगी तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्प्ट होता है 12% तक, एक्सेस पार्ट में होगा। ठीक है, आरपीएफ, तो फिर हम उसको सैलरी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम उसको सैलरी में ऐड करेंगे। लेकिन जब एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की बात होगी तो एनपीएस मिलते समय सैलरी में ऐड होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और बाद में उसकी 82 में डिडक्शन मिलती है। पीएफ एग्जाम्प्ट होता है, जबकि पीएस में पहले हम सैलरी में जोड़ते हैं और बाद में पीएफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में 12% तक एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन एनपीएस जो 10% तक डिडक्शन मिलती है, पहले उसको हम सैलरी में बाद में 82 में माइनस कर मिलती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एग्जाम्प्ट होता है, तो पीएफ मिल रहा है तो इनका में जोड़ना ही नहीं है, एक्सेस पार्ट बस जोड़ना है। डिडक्शन वाला है तो पहले पूरा एनपीएस वाला और पहले पूरा सैलरी का पार्ट बनेगा और बाद में उसमें बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। चलो, हमने यहाँ पर बात की बेटा अलाउंसेस और परक्यूसिट के बीच डिफरेंस क्या है। जो मॉनिटरी मिलता है वो अलाउंसेस होते हैं, जो नॉन मॉनिटरी होता है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, परक्यूसिट बोलते हैं। एग्जाम परक्यूसिट में अगर हम बात शुरू करें तो मेडिकल फैसिलिटी सबसे पहले आ जाता है। मेडिकल फैसिलिटी में अगर किसका ट्रीटमेंट हो रहा है, एम्प्लॉई या एम्प्लॉई के फैमिली मेम्बर का, फैमिली मेम्बर में कौन कौन आ जाएगा ये हम समझ लेते हैं। तो फैमिली मेम्बर में आ जाएगा स्पाउस, चिल्ड्रन, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर तब आएंगे जब होली और मेनली डिपेंडेंट हो। दादाजी, बुआ जी, फूफा जी, ये सब फैमिली मेम्बर का पार्ट नहीं। पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, अगर एक मैरिड कपल है तो वाइफ के लिए पेरेंट्स वाइफ के एक्चुअल पेरेंट्स होगा, मम्मी पापा, मम्मी जी पापा जी नहीं चलेगा। कौन से, मम्मी और पापा के संबंध में डिडक्शन क्लेम। अब देखें जरा मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ बेटा एग्जाम्प्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर करेगा
कि वो परक्यूसेट वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब डिसीज का अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, ऐसा हॉस्पिटल जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया है, ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किया, उसमें ट्रीटमेंट कराओगे तो भी एग्जाम्प्ट है। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन दी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम जो चुकाया है एम्प्लॉयर ने वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो वो टैक्सफुल हो जाएगा। फैमिली मेंबर के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस चुकाया है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होता। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने खुद का और फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस, और एम्प्लॉयर उसका रिएम्बर्समेंट कर रहा है, तो रिएम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉयर ऑफ प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और फैमिली मेंबर्स दोनों हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे। वापस से बता दे रहा हूँ बेटा कि एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो जितना भी प्रीमियम चुका रहा है एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय की इनकम। फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो वो पैसा एम्प्लॉय की इनकम। हालांकि अगर एम्प्लॉय ने खुद का और अपने फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस कराया है और उसका पैसा रिएम्बर्समेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो दोनों अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कराया जा रहा है तो टैक्सफुल हो जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस कराया जा रहा है, एक्सीडेंट पॉलिसी ली जा रही है, ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी, तो वो सब क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये वो सब भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का या स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट एग्जाम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सफुल हो जाएगा। अब मुझे बताएं अगर फॉरेन में ट्रीटमेंट कराया तो क्या होगा। फॉरेन में ट्रीटमेंट कराया तो ट्रीटमेंट का खर्चा जितना आरबीआई की लिमिट है उतना तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्टे का खर्चा भी, ठीक है, पेशेंट का और एक अटेंडेंट का आरबीआई की लिमिट तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग का खर्चा किस बात पर डिपेंड करता है बेटा, ट्रैवलिंग का खर्चा डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम पर, ग्रॉस टोटल इनकम पर। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम करती 2 लाख तो ट्रैवलिंग का खर्चा बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होगा। मान देंगे आप सक्षम है, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, क्या करोगे इस धनराशि का, तो ट्रैवलिंग पे आप ही खर्च करो, कोई टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर ग्रॉस लाख तक है या उससे कम है तो फिर क्या हो जाएगा, फुली एग्जाम्प्ट। फिर से बताओ मुझे कि ट्रीटमेंट का खर्चा आरबीआई की लिमिट, स्टे का खर्चा आरबीआई की लिमिट, ट्रैवलिंग का खर्चा जीटीआई पे डिपेंड करता है। 2 लाख तक की जीटीआई है, पूरा एग्जाम। 2 लाख से ज़्यादा की पूरा टैक्स। हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो जरा। वॉइस फिर से कट रही है। क्या अभी क्लियर है बेटा, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। अभी सब ठीक है, अभी सब ठीक है, अभी सब ठीक है बेटा, अभी सब ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर आज का सेशन हमारा ख़त्म करता हूँ। आपको जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मॉड्यूल का, वो आप जल्दी से कर लेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको जरूर करेंगे आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन जो दे रहा हूँ वो आप करते जाना, अदरवाइज हमें नुकसान होगा बेटा टाइम का। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में से मैंने आपको दिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, आज करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना है बेटा आज ही, ये मेडिकल वाला पॉइंट है ये। मैं आपको होमवर्क ज़्यादा टाइम का नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन जो दे रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ वो आप करना ध्यान से, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना है बेटा आपको होमवर्क, ठीक है, 2 घंटा क्लास का बेटा। जी मैं कल माइक पक्का चेंज कर लूँगा, पक्का चेंज कर लूँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको कर लेना है बेटा, ठीक है। मैं 1 घंटे के आसपास का आपको होमवर्क दूंगा, उससे ज़्यादा का होमवर्क नहीं दूंगा। और इलस्ट्रेशन 5 आपको कर लेना। तो इलस्ट्रेशन 5 और 6 कॉपी में लिख के करना बेटा, प्लीज़ लिख के करना, 1 घंटे से ज़्यादा का होमवर्क नहीं दूंगा। टाइमिंग कल का मैं फाइनल बता दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा क्लास का एफएम की क्लास भी चल रही है, वो मुझे मेरे नॉलेज में नहीं था, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें टाइम का दिक्कत हुआ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 5 और 6 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने बताए हों 1 और 2, 4 ही क्वेश्चन करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, कर लेना।
थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर टाइम। जो पढ़ाया है उतना रिवाइज और ये क्वेश्चन करना है। हमारे डे 3 में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी जब हम बेस बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन करते मोस्ट वेलकम बेटा। अच्छा एक बार बता दो, मजा आ रहा है आपको? सच में बेनिफिशियल है आपके लिए? कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हम रिवीजन सीरीज को रखें। ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय।